हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम द्रव की परमाणु संरचना विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम विषय विस्तार देख लेते हैं। इसमें हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन में परमाणुवाद, यूनानी दर्शन में परमाणुवाद को देखेंगे, रासायनिक संयोजन के नियम को देखेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे, अणु व परमाणु के प्रकार। इसमें हम दो टॉपिक देखेंगे, जैसे समअणु तथा परमाणु के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु की संरचना। इसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम भौतिक मॉडल, कोष, उपकोष तथा कक्षक के बारे में। फिर देखेंगे क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन नियम, विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का विन्यास, अफबाउ सिद्धांत को देखेंगे, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम को देखेंगे। इसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। इतने सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे इस अध्याय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, संपूर्ण जगत में व्याप्त द्रव की मूल संरचना के विषय में मानव मन में प्राचीन काल से ही जिज्ञासा रही है। आधुनिक वैज्ञानिक संकल्पनाओं के विकास एवं अनुसंधानों से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों ने द्रव की मूलभूत संरचना के विषय में विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम सब देखते हैं, भारतीय दर्शन में परमाणुवाद, यानी कि भारतीयों ने परमाणुवाद के बारे में क्या कहा था। पहला है पॉइंट, भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में पंच महाभूत की संकल्पना की गई है, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश को द्रव की मूल तत्व माना गया है। और इसी दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ने सृष्टि के मूल में 4 प्रकार के तत्वों वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार किया है। महर्षि कणाद के मतानुसार यदि किसी द्रव यानी कि पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंततः जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा वह होगा जिसे विभाजित करना संभव नहीं होगा, मतलब उससे ज्यादा अब उसको विभाजित नहीं कर सकते। ये महर्षि कणाद के अनुसार था। और उस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था, यानी कि परम प्लस अणु। और एक अन्य भारतीय दार्शनिक प्रकुद कात्यायन के अनुसार मूल कण जो होता है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनका विविध परिणाम में संयोग ही द्रव को विभिन्न स्वरूप प्रदान करता है। ये था भारतीयों के अनुसार, यानी कि भारतीय देश में जितने भी ऋषि महात्मा है उन्होंने ये मतलब अपना विचार दिए थे। इसके बाद यूनानी दर्शन में परमाणुवाद क्या था, इसमें पहला पॉइंट समझते हैं। ये बात है कब की? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपस ने तथा डेमोक्रेटस ने प्रतिपादित किया कि सभी पदार्थों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कणों से हुआ है। उन्होंने इन कणों को एटम अथवा एटमॉस नाम दिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य। इसके बाद फिर इसके तत्पश्चात में क्या हुआ? एपिकूरस जो आए थे 341 से 270 ईसा पूर्व तथा लुक्रेटियस जो 99 से 55 ईसा पूर्व आदि अनेक दार्शनिकों ने परमाणुवाद पर अपने मत प्रस्तुत किए थे। अगला पेज में चलते हैं। इसमें रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें पहला पॉइंट है, दार्शनिक परमाणुवाद केवल संकल्पनाओं पर ही आधारित था। ये संकल्पनाएं न तो किसी अनुसंधान का परिणाम थी और न ही मध्यकाल तक इन संकल्पनाओं की सिद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रयोग अथवा अनुसंधान किए गए थे।
18वीं शताब्दी के अंत में परमाणुओं तथा अणुओं के रासायनिक संयोजन के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए गए। ये नियम दार्शनिक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष पर आधारित थे। पहला पॉइंट क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि अब यहाँ से क्या था, वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिक तरीका से नियम अपना देना शुरू किया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, जिसमें से पहला नियम था क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या था, यह नियम 1789 में दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब दिया गया और किसने दिया था? एंटनी लेवोजियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसके अनुसार क्या था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात इसे हम सब दूसरे भाषा में कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में यही कहा गया। दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर का अनुपात का नियम में क्या था, यह नियम 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित एवं सिद्ध किया गया था कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन में सम्मिलित तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। इसे उदाहरण से हम सब समझ लेते हैं, जैसे जल में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। चाहे यह वर्षा का जल हो या नदी का जल हो या तालाब का कहीं का भी जल हो, सब में अनुपात इसका 1:10 का ही होगा। इसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया था, इसे समझते हैं। 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित पॉइंट हम सब देखेंगे। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि यहाँ से ही क्या हुआ, परमाणु सिद्धांत देने का मतलब सिस्टमेटिक यानी कि वैज्ञानिक ढंग से देने का शुरुआत हुआ। डाल्टन के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। उन्होंने सबसे पहले कहा था सभी पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है, उन्हें क्या कहा, परमाणु कहा। दूसरा पॉइंट, एक तत्व के सभी परमाणु यानी कि आकार, द्रव्यमान, मास तथा अन्य रासायनिक गुणों में समान होते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु साधारण पूर्ण संख्या के अनुपात में परस्पर संयोग करते हैं, जिससे यौगिक का निर्माण होता है। जिससे किससे होता है, यौगिक का निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट में कहा था उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों के परमाणु यानी कि संयुक्त पृथक तथा पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ये जॉन डाल्टन के अनुसार दिया गया मत था। यानी कि हम सब जो देखे अभी जॉन डाल्टन यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है परमाणु के बारे में हम सब देखते हैं। इसमें क्या है, परमाणु द्रव्य की संरचनात्मक इकाई है। यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। अब प्रत्येक तत्व कुछ विशिष्ट प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, इसलिए ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु भी हैं। परमाणु से अणु का निर्माण, इसे समझ लेते हैं कि परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे जल का अणु में क्या है, जल के अणु इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। जैसे अमोनिया के अणु में क्या है, नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के कितने, 3 परमाणु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, CO2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसमें कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। मीथेन ले लेते हैं CH4, इसमें कार्बन के 1 परमाणु है जबकि हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। आगे समझते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, परंतु यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अगला पेज में चलते हैं।
एक अणु में एक ही तत्व अथवा एक से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक बंधनों द्वारा परस्पर संबद्ध रहते हैं। अणु के प्रकार को समझते हैं। अणु यानी कि सम अणु अथवा तत्व के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु को सबसे पहले देखते हैं हम सब। सम अणु अथवा तत्व के यौगिक में देखेंगे ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं, सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में क्या है, HO2, हाइड्रोजन में क्या है, H2। ये क्योंकि अकेला नहीं रह सकता, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके हाइड्रोजन के अणु बनाते हैं, ये कहला जाएंगे क्या, सम अणु। दूसरा है विषम अणु। विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं, विषम अणु कहलाते हैं। विषम अणु सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन के अणु है और ऑक्सीजन के अणु है। ये जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग अणु हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन आदि। आगे समझते हैं परमाणुकता। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। इसमें कुछ देख लेते हैं परमाणुकता के बारे में। जैसे आर्गन में क्या होगा, परमाणु की संख्या 1, एकल परमाणु है ये। हीलियम में क्या हो जाएगा, हीलियम में परमाणु की संख्या 1 हो जाएगा, यानी कि एक अणु में परमाणु की संख्या, ये नीचे दिया गया है कि एक अणु में कितने परमाणु की संख्या है। तो हीलियम में भी कितने होंगे, एकल हो जाएंगे। आयरन में जबकि कितने एकल हो जाएंगे। हाइड्रोजन में कितना हो जाएंगे, द्विपरमाणुक हो जाएंगे। क्लोरीन में द्विपरमाणुक हो जाएंगे। जल में कितने, त्रिपरमाणुक हो जाएगा। अमोनिया में चतुर्थ, और सल्फर में कितने परमाणुक, बहुपरमाणुक होते हैं। आगे समझते हैं आयन के बारे में। आयन क्या है, वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिस पर नेट आवेश यानी कि नेट जो चार्ज होता है विद्यमान होता है, वो आयन कहलाते हैं। एक सामान्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण तथा प्रोटॉन, धनावेशित कण पर आवेश की मात्रा तथा उनकी संख्या बराबर होती है, इसलिए उस पर नेट आवेश 0 होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे परंतु यदि परमाणु अथवा परमाणु समूह में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या असमान हो तो उस पर गैर शून्य आवेश उपस्थित होता है। आवेश की प्रकृति के आधार पर आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम सब पढ़ेंगे धनायन। यदि आयन पर धन आवेश विद्यमान रहता है तो उसे धनायन कहते हैं। धनायन में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। यानी कि समझते हैं, यानी कि जैसे सोडियम में Na+, इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या इस पे कितना होगा, 11, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पे कितना है, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, दान करके ये धनायन हो गया है। आगे समझते हैं ऋणायन के बारे में। यदि आयन पर ऋण आवेश विद्यमान हो तो उसे ऋणायन कहते हैं। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या से अधिक होता है, क्योंकि ऋणायन में क्या होता है, क्लोरीन जैसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या हो गया है, ऋणायन हो गया है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पे 18 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुट गए हैं। समझते हैं परमाणु की संरचना। 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता है। यानी कि ये 19वीं शताब्दी तक लोग अभी तक मानते थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, जैसे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों ने क्या कर दिया, परमाणु की अविभाज्यता जो पहले लोग मानते थे उस संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया, और विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई तथा परमाणु के आंतरिक भाग में अन्य अपरमाणुविक कणों की उपस्थिति सिद्ध की गई। आगे समझते हैं अपरमाणुविक कण क्या होता है। अपरमाणुविक कण परमाणु में उपस्थित हुए सूक्ष्म कण जो परमाणु की अस्थायी संरचना का निर्माण करते हैं अथवा कुछ विशेष उद्देश्य से अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, वो परमाणुविक कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के क्या है, अस्थायी मौलिक कण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि परमाणु के जो होते हैं अस्थायी कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि अस्थायी कण होते हैं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क, बोसॉन अस्थायी मौलिक कण कहलाते हैं। आगे समझते हैं
द्रव्य के बारे में, अणु से क्वार्क तक, यानी कि ये अणु के बारे पहले समझ लेते हैं क्या अणु। जैसे ये क्या है, जल का अणु ले लेते हैं, द्रव। इसमें क्या होगा, परमाणु, परमाणु परमाणु मिलके क्या बनता है, अणु बनता है। अणु परमाणु में हम सब समझते हैं, परमाणु में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा, और बीच में क्या होगा, नाभिक होगा। और नाभिक में भी क्या होंगे, नाभिक में होंगे प्रोटॉन और क्या होंगे, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन समझते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, क्वार्क से मिलके बने होते हैं क्या, प्रोटॉन। अब क्वार्क क्या होता है, क्वार्क दो तरह का होता है, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है क्या, डाउन क्वार्क। इसके बाद न्यूट्रॉन को समझते हैं, न्यूट्रॉन किससे बना होता है, ग्लूऑन से मिलके बने होते हैं क्या, न्यूट्रॉन। आगे इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत ही क्या है, अपरमाणविक कण। इसमें याद क्या रखना है, इसका चिन्ह याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। और इसका चार्ज याद रखना है, चार्ज ए को याद रखेंगे तो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसके बारे में समझ लेते हैं, जैसे 1.6022 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये 19 कूलम हो जाएगा। इसको याद रखना है, इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का ही अंतर होता है। और इसका द्रव्यमान याद रखना है, बस ये हो जाएगा। इस पे सापेक्ष आवेश माइनस और प्लस हो जाएंगे। आगे समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की थी। कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से निर्मित है। थॉमसन ने इस ऋणावेशित कणों को कणिका कहा, जिन्हें बाद में कहा जाने लगा क्या, इलेक्ट्रॉन। किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। अगला पॉइंट समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु यानी कि सबसे छोटा परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कितना होता है, 1/136 में भाग के बराबर होता है ये। यानी कि सबसे छोटा परमाणु तो हाइड्रोजन, उससे भी यानी कि इतना भाग, यानी कि किसी एक को कितना तोड़ दें, 136 भाग में तोड़ दें तो कितना, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। इसलिए थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु विभाज्य कण है और ये कणिकाएं इलेक्ट्रॉन परमाणु की संरचनात्मक क्या है, इकाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं क्या, परमाणु। आगे समझते हैं कण भौतिकी। कण भौतिकी के मानक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को लेप्टॉन नामक मौलिक कणों के समूह में रखा गया। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन समूह की प्रथम पीढ़ी के सबसे कम द्रव्यमान वाले मौलिक कण है। इस समूह की द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी में क्रमशः म्यूऑन तथा टाउ नामक कण पाए जाते हैं, जो आवेश चक्रण तथा आकर्षण बल में इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, परंतु इसका द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या, प्रोटॉन। वर्ष 1886 की बात है। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जो इसका नाम था गोल्डस्टीन ने केनाल किरणों, कौन किरणें लिया था, केनाल किरणों की खोज की और बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित है। वर्ष 1999 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है और रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया। और इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई, यानी कि गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन की खोज, जबकि नाम दिया था किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था, इस प्रोटॉन का नाम दिया था, जबकि खोज किया था किसने, गोल्डस्टीन ने। जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध की गई। समझते हैं प्रोटॉन का निर्माण 2 अप क्वार्क तथा 1 डाउन क्वार्क से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, प्रोटॉन का निर्माण क्या होता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। हम सब पीछे पढ़ लिए कि प्रोटॉन क्या होता है, क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बनाता है, लेकिन ये याद रखना है कि 2 होता है अप क्वार्क और 1 होता है डाउन क्वार्क। इसमें वही बात है कि प्रोटॉन का निर्माण अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर हुआ है। क्वार्क क्या होता है, क्वार्क के बारे में समझते हैं। क्वार्क एक क्या है, मौलिक कण है। क्वार्क अन्य क्वार्क से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि यानी कि हेड्रॉन कणों का निर्माण करते हैं। क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार याद रखना है कि क्वार्क 6 प्रकार के होता है, अप डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। ये है क्वार्क के प्रकार।
न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। तीसरा पॉइंट, न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी और उन्हें इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ संयोजित होते हैं। न्यूट्रॉन एक क्या है, विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर शून्य आवेश होता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। न्यूट्रॉन का निर्माण क्या होता है, दो डॉन क्वार्क तथा एक अप क्वार्क, यानी कि प्रोटॉन से जस्ट ये उल्टा होता है। यानी कि प्रोटॉन में हम सब देखे थे कि दो अप क्वार्क था और एक डाउन क्वार्क, जबकि न्यूट्रॉन में क्या है, दो डाउन क्वार्क और एक क्या है, अप क्वार्क मिलकर इसका निर्माण होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का। इसके बारे में समझ लेते हैं हम सब न्यूट्रॉन के बारे में कि यानी कि क्या होगा, एक मात्र ऐसा तत्व है जो जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, इसके अतिरिक्त सभी में न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये याद रखना है, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क से क्या होता है, न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। आगे चलते हैं हम सब। अब समझ लेते हैं विभिन्न परमाणुओं के मॉडलों के आधार पर परमाणु संरचना। इसमें हम सब देखेंगे ठोस गोला मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, नाभिकीय मॉडल, ग्रहीय मॉडल और क्वांटम मॉडल। तो इसमें है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था ठोस गोला मॉडल, कब दिया गया था, 1803 ईस्वी में। इसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा 1904 ईस्वी में, और नाभिकीय मॉडल दिया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 ईस्वी में, और ग्रहीय मॉडल दिया गया था नील्स बोर के द्वारा 1913 में, और क्वांटम मॉडल दिया गया था एरविन सोरनडिंगर के द्वारा 1926 ईस्वी में। तो इसके मेन पॉइंट को फिर चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कणिकाएं परमाणु की संरचनात्मक इकाई है, जबकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। इस स्थिति को समझाने के लिए थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना मेवे युक्त केक के समान होता है, जिसमें संपूर्ण परमाणु धनावेशित गोले के समान होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें मेवे के समान बिखरे रहते हैं। इसे तरबूज के लाल भाग यानी कि परमाणु का धनावेशित भाग गोला में धंसे हुए बीजों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। थॉमसन के अनुसार क्या था, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतता क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में यानी कि थॉमसन को 1906 में इस इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां को देखते हैं। थॉमसन ने जो दिया था परमाणु मॉडल, उसका कुछ कमियां भी था, इसे चलिए देखते हैं। थॉमसन अपने प्रयोग मॉडल में यह नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने में अंतर्निहित रखते हैं, यानी कि रखता है। यह मॉडल परमाणु के नाभिक के बारे में बताने में क्या रहा था, असमर्थ होता। ये था थॉमसन की कमियां। और अगला उन्होंने क्या नहीं समझा पाया था, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाने तथा नाभिक की उपस्थिति बताने में असफल रहा था। इसके बाद आया था अगला वैज्ञानिक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वर्ष 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली गोल्ड परत पर अल्फा कणों की बौछार की और अपने परीक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित है। उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिया था। जो पहला निष्कर्ष है उनका कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना क्या हुआ, सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए, और यह निष्कर्ष दिया गया कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष दिया था बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इसके बाद उन्होंने तीसरा निष्कर्ष दिया था बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान उसके बहुत कम आयन में ही क्या होते हैं, आयतन में ही निहित होते हैं। तीसरा
पॉइंट उसके बारे में अगला पॉइंट इसके बाद समझ लेते हैं कि ये उनके द्वारा दिया गया था 3 पॉइंट, जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये उनके द्वारा दिया गया था। अब समझ लेते हैं उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया गया जो निम्नलिखित है। मतलब ये सब देखने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष यानी कि मॉडल प्रस्तुत किया, जो पहला, दूसरा और तीसरा मॉडल उनके द्वारा दिया गया था। इसमें क्या था, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, नाभिक, यानी कि जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के कुल द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा उन्होंने मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल से की, जिसमें नाभिक क्या हो जाएगा, सूर्य के समान होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहों के समान उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तीसरा था इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक और जो है नाभिक आकर्षण बलों के द्वारा परस्पर क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे। लेकिन ये सारे कमियां देने के मतलब मॉडल देने के बाद भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी जो नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड ने, यानी कि उसकी कुछ कमियां था, उसे बाद में सुधारा गया। यानी कि हम सब समझते हैं रदरफोर्ड के अनुसार क्या था, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई धनावेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आ जाएगा और अंततः ऊर्जा विहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। ये उनका क्या था, कमियां था। दूसरा क्या था, इस मॉडल में नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था। ये भी उनका क्या था, कमियां रदरफोर्ड के। अब समझते हैं क्वांटम सिद्धांत। ये क्वांटम सिद्धांत है क्या, ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। इसके बाद आया बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या था, चलिए इसे देखते हैं। वर्ष 1913 की बात है ये। वर्ष 1913 में नील्स बोर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत के पर क्या था, आधारित था। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। ये दिया गया था किसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। इसके बाद क्या था, नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः KLMN अथवा या तो KLMN का नाम रखा गया उसका, या तो 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक कक्षा यानी कि ऑर्बिट अथवा कोष, या तो इसे कक्षा बोले इंग्लिश में ऑर्बिट, या तो कोष, या तो क्या सेल की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल यानी कि ये था, ये हुआ पहला कक्षा, ये हो जाएगा दूसरा कक्षा, फिर हो जाएगा तीसरा कक्षा और फिर है ये सबसे बड़ा वाला भाग जो है ये चौथा कक्षा। इसको KLMN द्वारा प्रदर्शित किया गया, या तो 1 2 3 द्वारा। अगला समझते हैं, चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता, बल्कि वह केवल अपनी निकटतम कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है, जिसे क्वांटम लीप कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा जब अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा के इसको याद कर लेना है। चलिए, क्योंकि इसमें याद रखना है कि कि अधिक ऊर्जा से स्तर से, देखो अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और अधिक ऊर्जा से कम यानी कि नीचे जाना है तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। समझते हैं, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्रीय बल को संतुलित कर देता है। यही कारण है कि चक्रणशील इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। लेकिन इतना सारा मॉडल देने के बाद भी
बोर के मॉडल की भी कुछ कमियां रह गए थे। चलिए इसे हम सब देखते हैं, यानी कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणुओं की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या करने में यह प्रभावी नहीं था। यह मॉडल परमाणु के वर्णक्रम पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के विस्तार को समझाने में असफल रहा। क्वांटम भौतिकी मॉडल ये क्या है? वर्ष 1924 में लुई डी ब्रोगली ने अनुमान लगाया कि सभी गतिशील कण यानी कि मुख्यतः अपारमाणविक कण कुछ मात्रा में तरंगों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर एरविन श्रोडिंगर के द्वारा यह समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन कण नहीं बल्कि एक तरंग है। मैक्स बोर्न ने एरविन की संकल्पना में संशोधन करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन स्वयं एक तरंग नहीं बल्कि तरंग इलेक्ट्रॉन भी एक अवस्था है। इस प्रकार उपर्युक्त दो विपरीत विचारों से एक नई संकल्पना तरंग द्वैतता का उदय हुआ और इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग एवं कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यह एक तरंग के समान अपरिवर्तित हो सकता है तथा इसमें एक कण के समान द्रव्यमान होता है। समझते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी भी दूरी पर उपस्थित हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के आधार पर नाभिक के कुछ विशेष क्षेत्रों में इनके होने की सर्वाधिक संभावना होती है। इन क्षेत्रों को कक्षक यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। परमाणु विभिन्न आकारों के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, डंबल आकार की तथा अर्धचक्रीय आकार की हो सकते हैं आदि। जैसे कोश, उपकोश, कक्षक को समझते हैं। इसमें क्या है? कोश अथवा कक्षा, सेल और ऑर्बिट। परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित हुए वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं कोश अथवा कक्षा यानी कि सेल ऑर्बिट कहलाते हैं। प्रत्येक कोश का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोश नाभिक के समीप होता है, यानी कि जिसमें सबसे कम ऊर्जा होगा वो क्या होगा? नाभिक के समीप होगा तथा सबसे अधिक ऊर्जा स्तर वाला जो कोश नाभिक से सबसे दूर स्थित होता है। इन कोशों को KLMN अथवा 1 2 3 से निरूपित किया जाता है। वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या एक समान होता है वे एक ही प्रकार के मतलब एक ही कक्षा में पाए जाते हैं। कोश, उपकोश तथा कक्षक को समझते हैं, यानी कि जो पहला कक्षा में होगा वो क्या होगा? n बराबर 1 यानी कि वो कौन उपकक्ष यानी कि उपकोश में होगा S में, और जो दूसरे कक्षा में होगा तो वो उसकी उपकक्षा S और P में होगा, SP होगा। और जो तीसरे कक्षा में होगा तीसरा कोश में होगा उसमें उपकोश होगा SPDF, और जो चौथे कक्षा में होगा उसमें उपकोश होगा SPDF। इसमें SPD है सिर्फ, इसमें SPDF होगा। इसे समझ लेते हैं, यानी कि कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ये फॉर्मूला पे सेट होता है, जैसे 2n² ये फॉर्मूला आता है, यानी कि n के जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये आते जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ये याद रखना है, k में s हो जाएगा, l में sp हो जाएगा, m में क्या हो जाएगा? SPDF, n में इसमें SPD हो जाएगा सिर्फ, इसमें हो जाएगा SPDF। ये सब वीडियो को पॉज करके देख लें। उपकोश को समझते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है, जिन्हें हम सब SPDF अक्षरों से मतलब जिसे क्या करते हैं? SPDF अक्षरों से दर्शाया जाता है। वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या क्या होता है? एक समान होता है, वे एक ही प्रकार के उपकोश में, यानी कि जिसकी क्वांटम संख्या क्या होगा? संवेग क्वांटम संख्या एक समान होगा, वो एक ही उपकोश में पाए जाएंगे। ये कक्षक यानी कि ऑर्बिटल को समझते हैं। पुनः क्या किया गया? कक्षकों में विभाजित होते हैं तथा और कक्षक क्या होता है? नाभिक के चारों ओर स्थित वे क्षेत्र हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की
संभावना सर्वाधिक होती है। वे इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को याद रखना है, इसे n से सूचित किया जाता है, और कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को l से और चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से एक समान होती है। वे एक ही प्रकार के ऑर्बिटल यानी कि कक्षक में पाए जाते हैं। विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। परमाणु के कोषों, उपकोषों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको नहीं आता है या तो किसी को दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो आप कमेंट करें, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, जैसे SPDF, मतलब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे भरना है उसे, उसके बारे में। मतलब इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत एवं नियम प्रस्तुत किए, जो क्या है, निम्नवत है। यानी कि बोरवरी योजना। बोरवरी योजना को समझते हैं। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरण की यह योजना वर्ष 1921 में दो वैज्ञानिकों यानी कि नील्स बोर तथा चार्ल्स रूजले-वरी द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके कुछ प्रमुख निम्नवत भी हैं, इसे देख लेते हैं। जैसे किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा, 2n² द्वारा भरी जाएंगे, प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां n क्या है, कोषों की संख्या यानी कि ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या तो 1 2 3 4 के द्वारा डैश डैश होंगे, और भी कुछ हो सकते हैं, मतलब जितने भी नंबर आते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वितरण क्या है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोष, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आगे समझते हैं क्वांटम संख्या के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वांटम संख्या के प्रकार को, ये क्या होता है, क्वांटम संख्या, प्रतीक और प्रदत्त जानकारी। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम सब बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, अथवा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी इसका नाम है, इसको समझ लेते हैं। फिर होता है दूसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या तो चक्रण क्वांटम संख्या, या तो स्पिन क्वांटम नंबर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, एजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से, एजीमुथल को L से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से, इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर को S से सूचित किया जाता है। यह सदैव क्या होता है, शून्य को छोड़कर होता है, यानी कि, और ये एजीमुथल हो जाएगा L, यह किसी मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि N के लिए, और L का मान क्या होगा, 0 से लेकर N-1 तक हो सकता है। और ये क्या होता है, मैग्नेटिक, किसी द्विगंशीय क्वांटम संख्या के लिए L, M का मान प्लस से लेके, यानी कि निगेटिव से लेके, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक सभी पूर्णांक हो सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है, यह किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं। दक्षिणावर्त चक्रण के लिए S क्या होगा, प्लस में 1/2, तथा वामावर्त चक्रण के लिए S का मान क्या होगा, -1/2। अब ये प्रदत्त जानकारी को समझ लेते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोष का ऊर्जा स्तर एवं आकार की जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उपकोष, कक्षक, त्रिविमीय आकार की जानकारी है। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या तथा उसकी दिशा की जानकारी देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा एवं जानकारी दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त होता है। आगे समझते हैं पॉली का अपवर्जन नियम। पॉली का अपवर्जन नियम क्या है, ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक वुल्फगैंग पॉली द्वारा वर्ष 1925 में प्रस्तुत अपमार्जक यानी कि अपवर्जन के नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकता है। यही कहलाता है क्या, पॉली का अपवर्जन नियम। उदाहरण के लिए हम सब समझते हैं किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M क्वांटम संख्या एक समान हो तो उसकी यानी कि S अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा, अर्थात वे दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे। अपवाह सिद्धांत क्या होता है, अपवाह का मतलब होता है सजाना। समझते हैं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का क्रम
निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके पश्चात अधिक ऊर्जा स्तर वाले उप कोषों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझना है। ये यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही हम सब मतलब कि यदि दिक्कत हो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दें। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसे समझते हैं। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड द्वारा वर्ष 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक कि उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे मतलब नहीं भर दिया गया हो। जैसे समझ लेते हैं इसमें, यानी कि इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर क्या होगा दोबारा चक्रण में इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक, इसको समझते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। परमाणु संख्या जेड यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। द्रव्यमान क्या आता है? मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या यानी कि ए, प्रोटॉन की संख्या पी और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इसमें होगा। ये होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या ए क्या होता है? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समझते हैं समस्थानिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आगे समस्थानिक की परमाणु संख्या जेड यानी कि समान होता है परंतु क्या होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसका? भिन्न भिन्न। इसका समझ लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक ही तत्व है जो हाइड्रोजन जिसके 3 समस्थानिक होते हैं, और ये नहीं कि 3 बहुत से तत्व हैं लेकिन इसका तीनों का नाम अलग अलग है, ये याद रखना है। इत्यादि हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके बाद समझते हैं अच्छा और भी है, मतलब इसके अलावा भी जैसे कार्बन 6, कार्बन जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये भी क्या है? समस्थानिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन की यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान होने के कारण समस्थानिक रासायनिक गुण क्या होते हैं? यानी कि इसमें याद रखना है ये समस्थानिक होने के कारण रासायनिक गुण समान होगा लेकिन इसका भौतिक गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न। अच्छा, रासायनिक गुण भौतिक गुण किसको कहते हैं? यानी कि भौतिक गुण उसे कहते हैं जो सीधे ऊपर से ही दिख जाए, और रासायनिक गुण क्या होता है? यानी कि उसके इंटरनल पार्ट को देखना होगा तो वो रासायनिक गुण पता चलेगा। भौतिक गुण यानी कि उसका फिजिकल देखने से ही पता चल जाए उसका, तो वो होता है क्या? भौतिक गुण, यानी कि ऊपर से ही दिख जाए वो। समभारिक को समझते हैं। समभारिक में क्या होगा? परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसकी यानी कि परस्पर भिन्न तत्वों के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्याएं एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो वे समभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण समभारिक तत्वों के भौतिक गुण समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। आर्गन को समझते हैं। आर्गन Ar कितना होता है? 40। पोटेशियम में क्या होता है? K19 होता है। सॉरी, इसे समझ ले थोड़ा सा बढ़िया से। जैसे पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19, लेकिन भार इसका कितना? 40। और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, लेकिन इसका भी भार कितना है? 40। तो यानी कि ऊपर में भार होता है, और ये भार देखें तीनों में क्या है? आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम तीनों में समान है। इसे समझ लेते हैं। जैसे आर्गन को Ar लिखते हैं तो भार इसका 40 है, परमाणु संख्या इसका 18 है। तो नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, और ऊपर में जो होता है, ऐसे याद रखना है हम सबको कि हम सब कपार पे लेके घूमते हैं क्या? भार को, यानी कि माथा पे लेके बाहर चलते हैं, जबकि पैर में भार नहीं लटकाया जा सकता है। तो ऐसे भी इसे याद रखा जा सकता है
ये ऊपर वाला क्या होगा, भार होगा, नीचे वाला क्या होगा, परमाणु संख्या। आगे समझते हैं समन्यूट्रॉनिक। परस्पर भिन्न तत्वों के हुए परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी कि जेट, परमाणु संख्या जेट, परमाणु परमाणु संख्या अपरमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। इसे समझ लेते हैं फिर से समन्यूट्रॉनिक में। परस्पर भिन्न तत्वों के हुए परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों ही, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही भिन्न भिन्न हो, उसे हम सब क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। यानी कि दोनों होना चाहिए, परमाणु संख्या भी अलग होना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान दोनों ही क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो वो कहलाएगा समन्यूट्रॉनिक। आखिर इसे पता कैसे करेंगे कि दोनों अलग अलग, दोनों तो दिख ही रहा है। जैसे ले लेते हैं सोडियम, सोडियम में क्या है, परमाणु संख्या 11 है और परमाणु भार इसका कितना है, यानी कि द्रव्यमान 23, ये तो पता ही नहीं चला। तो दूसरा जैसे ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 और परमाणु भार इसका कितना है 24। तो क्या करेंगे हम सब, भार में से घटा देंगे परमाणु संख्या, यानी कि 23 में से घटा देंगे यदि 11 है तो ये निकलेगा 12। और इसमें भी समझते हैं, जैसे 24 में से घटा देंगे यदि 12 तब ये आएगा 12। तो यही कहलाता है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक। ऐसे तत्व जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो और क्या हो, परमाणु संख्या और परमाणु भार अलग अलग हो, तो वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये याद रखना है। तो इसके कुछ तत्व देख लेते हैं। जैसे इसके समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक तो हम सब देख लिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन 1 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 3 हो जाएगा। क्या है, कार्बन के भी समस्थानिक होता है, नाइट्रोजन के समस्थानिक है, ऑक्सीजन के समस्थानिक है, क्लोरीन के समस्थानिक है और ट्राइटियम के समस्थानिक है, आयरन के समस्थानिक है। और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे देख लेते हैं। कोबाल्ट के समस्थानिक यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रोंशियम का समस्थानिक है, एंटीमनी का समस्थानिक है, आयोडीन की समस्थानिक है, थोरियम के समस्थानिक है, यूरेनियम के समस्थानिक है और प्लूटोनियम के समस्थानिक ये है। तो आगे समझ लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और पोलोनियम के समस्थानिक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। जितने भी तत्व हैं, एकमात्र हाइड्रोजन है जिसके समस्थानिकों के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों का नाम क्या है, अलग अलग। और सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम तत्व का होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना है, ये जॉन डाल्टन ने किया था। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, कि किसकी पुष्टि करता है, ये समझ लेते हैं। किसी परमाणु के में नाभिक के। परमाणु के 3 मूल अवयव क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, जैसे क्या है, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, ये यानी कि ये कौन सा सही है, ये सही है। इसके बाद ये तीनों क्या है, गलत है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता, ये क्या है, गलत है। इसके अलावा ये सभी क्या है, तो ठीक है। जैसे कैथोड किरणें ऋणावेशित होते हैं, कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पादित होती है और इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव हैं। ये तीनों क्या है, सही है, जबकि ये क्या है, गलत है। यानी कि आंसर हो जाएगा क्या, ये चौथा डी। क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है, ये याद रखना है, 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं होते हैं। जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है, हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है, ये याद रखना है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ये याद रखना है। यानी कि समस्थानिक हम सब किसको कहेंगे, जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, जबकि द्रव्यमान उसका भिन्न भिन्न हो, तो समस्थानिक। तो पहले पॉइंट में है ये। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है, यानी कि फोटोन होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, लेकिन फोटोन नहीं होते। अगला के परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। परमाणु में यानी कि कक्षों को भरने का क्रम क्या होता है, नियंत्रित होता है किसके द्वारा, अपबाऊ सिद्धांत के द्वारा। अच्छा, अपबाऊ सिद्धांत कौन है, वो अपबाऊ का मतलब होता है भरना। निम्न युग्मों में से अपबाऊ का मतलब होता है सजाना या तो
भरना। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर होता है 2 प्रोटॉन के। निम्नलिखित में से किसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें, बीटा कण में। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का आबंध है, क्या होता है, अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो कितने होंगे, 4 होंगे। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण होता है किस इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ऐसा भारिक परमाणु के विषय में कौन सा सत्य है, ये होता है, इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या समान परंतु क्या होगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तो वो क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कौन कौन समस्थानिक है, हम सब देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि 1 3 4 हो जाएंगे। 1 3 4 किसमें है, इसमें है, यानी कि सूची 1, सूची को मिलाना है। जैसे क्या, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। और परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है, ए नंबर। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, वो किसमें, प्राकृतिक तत्व है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार एवं संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, क्या होगा, परमाणु भार के। परमाणु के यानी कि 6.023 गुना 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 1.2 ग्राम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।